सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको, कि राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। और खास तौर पे जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, अभी उन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार अब से हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। अभी 10 दिसंबर 2024 को जयपुर में, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, यहीं पे आयोजित हुआ था राजस्थान प्रवासी सम्मेलन। यहीं पे ये घोषणा की गई है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी 2-4 दिन पहले ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया था, पढ़ा था ना, जिसका उद्देश्य है राज्य में भारतीय और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। तो उसी का ये पार्ट था राजस्थान प्रवासी सम्मेलन जो जयपुर में हुआ और यहीं पे ये घोषणा हुई। तो सिंपल सा याद रखेंगे कि राजस्थान सरकार किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। तो आंसर होगा 10 दिसंबर। वैसे आप सभी को याद होगा कि हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। और 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पे मनाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। और क्यों मनाते हैं वैसे हम 9 जनवरी को ये दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए। और 2015 से हर 2 साल में एक बार ये दिवस मनाया जाता है। अभी पिछला जो 2023 में हमने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था वो इंदौर में मनाया था। अब ये 2025 में भुवनेश्वर में मनाएंगे 18वां। इसकी थीम भी याद रखना, एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब वैसे बात तो हम यहाँ पे राजस्थान की कर रहे हैं, तो चलिए आप सभी को ले चलता हूँ राजस्थान। तो ये रहा महारो राजस्थान। देखो, कैपिटल जयपुर हो गई है, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर हरिभाऊ बागड़े बने। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और अभी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भी बन गया। अच्छा, याद रखना ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे बड़ी अंतरदेशीय इनलैंड सॉल्ट वाटर झील ये कौन सी है, तो सांबर लेक है। बाकी जो उड़ीसा की जो चिल्का लेक है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, याद रखना। उसके अलावा कुछ और प्रश्न में अगर रिवाइज कराऊं यहाँ से, तो अभी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान ये 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू से ही शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया। आईफा अवार्ड्स 2025 में जो ये 25वां संस्करण होगा ये जयपुर में होगा और ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में होगा, याद रखना। पहली बार 2019 में मुंबई में हुआ था और अभी 2024 वाला अबू धाबी में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा पहला आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन अभी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में हुआ था। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर ये शुरू हुआ RAPP में। इसके जो यूनिट नंबर 7 है वहां पे। RAPP मतलब रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट। अच्छा, भारत का पहला स्टील कार्बन अध्ययन ये कहाँ पे किया गया, केवलादेव नेशनल पार्क में जो भरतपुर में आपको मिलेगा। और आपको याद होगा अभी इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन जोधपुर में हुआ था, जब तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ था ना राजस्थान और तमिलनाडु में, तो उसी वक्त इसका आयोजन हुआ जोधपुर में। और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा, 2030। और सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय म्यूजियम की आधारशिला भी रखी गई है अभी राजस्थान में। तो ये राजस्थान के अभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको यहाँ रिवाइज करवाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। तो हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है हमारे पर्यावरण में पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है, एक स्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा। अच्छा, अब यहाँ पे दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज तो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले हमारे जो 7 महाद्वीप है उनमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कौन कौन सी है, क्या क्या नाम है। अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया देश में आपको मिलेगी। यूरोप की माउंट एल्ब्रस है। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली या मैकिनले बोल दीजिए। और साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ। एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया। एंटार्क्टिका की माउंट विंसन मैसिफ है और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियस्को है।
चलो फिर अभी दिसंबर तक हमने दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज अभी मनाए वो एक बार रिवाइज करें। 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 60वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ल्ड एड्स डे भी होता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को एक तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया। और अभी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाया था। और याद रखना 21 दिसंबर को पहली बार हम मनाएंगे विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये बार बार मैंने कहा ना आपको, मैं रिवाइज करवाता रहूंगा। जिस दिन ये हम मनाएंगे आपको ये ऑलरेडी रट चुका होगा, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा माधव गॉडगिल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये प्रश्न लिख लो आप। तो फेमस भारतीय पारिस्थितिकीविद यानी कि इकोलॉजिस्ट हैं माधव गॉडगिल, जिनको अभी 2024 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे तो दुनिया में टोटल 6 लोगों और संगठनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोटल 6 हैं और उन 6 में से एक भारतीय हैं, तो इन्हीं का नाम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक बार फिर भी मैं 6 के 6 नाम आपको बता देता हूं, ताकि जो न्यूज़ है वो पूरी आप तक पहुंच जाए। और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना। देखो, एक तो ये मैंने आपको बता दिया, जो भारतीय है उनका नाम याद रखना है माधव गॉडगिल। एक ब्राजील से हैं सोनिया गुआजारा, एक हैं चीन से लियू क्यू, एक मिस्र यानी कि इजिप्ट का एक पर्यावरण संगठन है सेकेम, एक अमेरिकी हैं एमी बॉवर्स, एक रोमानिया से हैं गैब्रियल पॉन। याद हमें भारत वाले का ही नाम याद रखना है, माधव गॉडगिल। और ये जो अर्थ चैंपियन अवार्ड है, इसे यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। और ये जो माधव गॉडगिल है ना, किस कैटेगरी में, अगर बाय द वे कैटेगरी आपसे पूछ ले, तो ये जो इनको पुरस्कार है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला, ये सम्मान मिला है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। अवार्ड का नाम याद रख लो, किन्हें मिला ये याद रख लो। अच्छा, पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। कुछ और अवार्ड्स मैं आपको फिर उसके बाद रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, इसकी जो स्थापना है 1972 में होती है। 1972 में जो स्टॉकहोम स्वीडन में यूनाइटेड नेशन द्वारा पर्यावरण पर आयोजित जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश 193 है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में आपको मिल जाएगा। और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है इंगर एंडरसन, ये डेनमार्क से हैं, याद रखना। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन, आपको याद होगा एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है, वो 5 जून को होता है। वो इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये जो इन्होंने अवार्ड शुरू किया, अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड 2005 में ये शुरू किया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वाले रिवाइज कराता हूँ अभी मैं आपको। जीएन करुण के बारे में हमने पढ़ा था। जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 इनको मिला, कल ही पढ़ा। जसलीन कौर भारतीय मूल की हैं, टर्नर पुरस्कार 2024 मिला। मारिया विक्टोरिया जुआन की बात करें, फिलीपींस की हैं, अभी एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 मिला। और इनको कंफ्यूज मत कर जाना, एक विक्टोरिया और है डेनमार्क की, जो भी मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जिन्होंने जीता है ना, वो विक्टोरिया अलग है। बाकी कुणाल दलाल एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 का खिताब मिला। अनिल प्रधान उर्मिला चौधरी ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला। मोहन जी 2024 का मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता था। तो यहाँ पे 8 बिल्कुल लेटेस्ट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं। देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, कोई फालतू चीज़ें मैं बोलता नहीं हूं वीडियो में, या इतना भी धीरे नहीं बोलता हूं कि वीडियो की साइज बढ़ानी हो मुझे, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई फालतू बात नहीं करता हूं, सिर्फ कंटेंट पे ही बात करता हूं। जो न्यूज़ होती है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बता देता हूं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है वो आपका रिवीजन करवाने में जाता है।
ताकि आप पुरानी चीज़ें भूलो ना। फिर भी 2-5 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि वीडियो लेंदी है। पहला पॉइंट तो यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि 25 मिनट के आसपास तक वीडियो रहे। कभी कभार वो 30 मिनट तक पहुंच जाता है, कभी कभार होता है जब किसी दिन क्वेश्चन अच्छे होते हैं या रिवीजन कुछ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि वीडियो लेंदी हो रहा है तो आप एक काम करिए, जब क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, जब मैं आपको रिवीजन करवाता हूं तो आप मत करो रिवीजन, स्किप कर दो। जैसे मूवीज के बीच में गाने आते हैं तो उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, ऐसे टैप करके, वैसे आप फॉरवर्ड कर दो, आप रिवीजन मत करो, क्योंकि आपको पीछे की सारी चीजें याद है, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, फॉरवर्ड कर दो, आगे बढ़ जाओ। आपका वीडियो शायद 12-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इससे आपका भी काम हो गया और इससे क्या होगा, उन लोगों को नुकसान नहीं होगा जो रिवीजन करना चाहते हैं। तो इससे दोनों का काम हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरी बात से कोई हर्ट नहीं हुए होंगे और ये समाधान है हर तरह के स्टूडेंट्स का, जिनको रिवीजन चाहिए, जिनको नहीं चाहिए, दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि अगर वीडियो में शॉर्ट बना दूंगा, रिवीजन नहीं डालूंगा, तो जिनको रिवीजन नहीं चाहिए उनको तो फायदा हो गया, लेकिन जिनको रिवीजन चाहिए उनका क्या, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है फिर। अभी हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की। ये इस बार इसका 20वां संस्करण था, इसको जापान ने जीत लिया है। जापान का ये दूसरा टाइटल है, दूसरी बार जीता है। पहली बार 2004 में और अभी दूसरी बार 2024 में। यहाँ पे जापान ने किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया है। और इनके बीच ये जो मैच खेला कहाँ पे गया था? नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहां पे खेला गया था, याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं? 20वीं एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप की। अब यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक आध प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुका है। जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप ये 2026 वाला कहाँ पर होगा? हंगरी में होगा। पहली बार होगा तो इंपॉर्टेंट है। अब जिनको रिवीजन नहीं चाहिए ना, एक काम करिए, इसका आंसर मत देखिए और आप खुद से लगाइए कि क्या आपको आंसर पता है क्या, क्योंकि पढ़ तो ये सब चुके हैं हम। अगला देखो AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 ये कहाँ पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2029 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। पहली बार किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में होगा ये। 2027 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये ब्राजील में होंगे। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम में आया था। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पे हुआ? ये बांग्लादेश में नहीं हुआ, होना बांग्लादेश में था लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। जिसको किसने जीता ये आप बताइए, किसने जीता और किसको हराया? और जो पुरुषों का हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, इसको भी बताइए किसने जीता और किसे हराया। उसके अलावा 2024 में नहीं, 2024 ही कैंसिल हो गया, अब ये 2025 के स्टार्टिंग में होगा। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे। 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये असम के गुवाहाटी में होगा। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 वाले हैं, ये बीजिंग चाइना में होंगे। और थॉमस कप उबेर कप 2026 वाले ये डेनमार्क में होंगे। ये भी याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न है ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उत्तर होगा राहुल नॉर्वेकर को। तो BJP MLA राहुल नॉर्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। और राहुल नॉर्वेकर लगातार दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वो 14वीं विधानसभा जो यहाँ की विधानसभा है वहां पे भी ये अध्यक्ष थे। 15वीं विधानसभा में भी ये अध्यक्ष चुने गए हैं। और आप कह सकते हो कि 1960 में राज्य के गठन के बाद से नॉर्वेकर विधानसभा स्पीकर पद पर दोबारा चुने जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि उनसे पहले बाला साहब भारदे ये महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तो राहुल नॉर्वेकर का नाम याद रखना। मैं महाराष्ट्र भी ले चलूंगा अभी आपको, लेकिन पहले ऑप्शन भी देख लो। तो अभ्युदय जिंदल ये अभी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने थे। और MV श्रेयम्स कुमार की बात करें तो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने। और कलिकेश सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने। चलो फिर ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र। तो ये रहा आमची महाराष्ट्र, कैपिटल तो मुंबई होती है। और नए मुख्यमंत्री अभी कौन बन गए हैं? देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं जो अभी हमने पढ़े। अभी महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? नासिक में। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे हो गया। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ।
शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन ये चली महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, ये मिलता जुलता प्रश्न है इसलिए मैंने साथ में रख दिया। ये यहीं पे शुरू हुई थी जिसमें महाराष्ट्र के किसानों को हर साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 बार में। हाँ, हर साल 6,000 रुपये जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये करके। पुणे के जेजुरी में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शनी सुविधा शुरू हुई थी। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को, जो कौन है, शौकत मिर्जियोयेव, अभी महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग भेंट की थी मोदी जी ने, जो ब्रिक्स समिट हुई थी वहां पे। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया। मोदी जी ने जब ये पेंटिंग वहां पे गिफ्ट की थी, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले स्टैटिक बना के कि ये पेंटिंग अभी न्यूज में थी। वारली पेंटिंग बताओ किस राज्य की है, महाराष्ट्र की है, या किसे दी थी ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके अलावा सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन हुआ था पुणे में। नितिन गडकरी जी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, पुणे में ही। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहां बनेगा, पुणे में ही। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। सरकार ने रत्नगिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया। 2024 का कृषि राज्य पुरस्कार मिला महाराष्ट्र को। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP हैं, अभी फिर से भी ये बन गई थी। तो इतने ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में कौन सा IIT टॉप पर है, कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर है, तो IIT दिल्ली। तो ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। ये इसका तीसरा संस्करण है और भारत में IIT दिल्ली इसमें टॉप पर है। ये इस पूरी लिस्ट में अगर बात करोगे तो 171 नंबर पर रहा। फिर IIT दिल्ली के बाद IIT खड़गपुर है, फिर IIT बॉम्बे है। और वैसे इस पूरी लिस्ट में टॉप पर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कुछ IIT जो भी न्यूज में रहे मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना, भारत के बाहर पहला IIT किसने खोला, IIT मद्रास ने। कहां पे, तंजानिया में, जिसकी पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अगलायम बनी। किस IIT ने अबू धाबी में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया, तो IIT दिल्ली ने। IIT जम्मू, इसने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए शूज बनाए। और IIT मद्रास अभी NIRF रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पे रहा था। तो आज मैं आपको इतने ही IITs रिवाइज करा रहा हूं, इनको ध्यान में रखिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि सिप्री की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 आई है। इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ये कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 43। तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका पूरा नाम है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। और ये 100 कंपनियों की लिस्ट है। तो दुनिया के इस टॉप 100 कंपनियों की इस लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां शामिल है, जिसमें से टॉप पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, वो इस लिस्ट में 43rd नंबर पे है। आपको याद होगा, अभी वैसे तो उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, अभी इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। तो आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा, कौन से नंबर की ये महारत्न कंपनी बनी है, ये आपको बताना है। बाकी एक तो ये हो गई, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो इस लिस्ट में 67 पे है। और तीसरी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वो इस लिस्ट में 94 नंबर पर है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन सी कंपनी है, तो लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिकी कंपनी है। तो भारत से 3 कंपनियां मैंने आपको बता दी, उनकी रैंक बता दी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा अभय सहायेश्वरर मंदिर। तो अभी तमिलनाडु के थुक्काची में अभय सहायेश्वरर मंदिर संरक्षण परियोजना को, इसके अलावा मुंबई की BJPCI संरक्षण परियोजना को, इन दोनों ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अभी यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 को जीता है। और ये 2 विरासत संरक्षण परियोजनाएं एशिया प्रशांत क्षेत्र की 8 परियोजनाओं में से एक है जिन्होंने ये पुरस्कार जीते। अच्छा, ये जो अभय सहायेश्वरर मंदिर है जो तमिलनाडु में है, ये किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव जी को। और ये जो मुंबई की BJPCI संरक्षण परियोजना है, इसकी बात करें, इसका फुल फॉर्म देखो पहले। BJPCI मतलब होता है सर
बायरमजी जीजी भॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। और ये जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 में। सदस्य 195 कंट्रीज है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले, जो फ्रांस से हैं। और जब भी यूनेस्को की बात आती होगी, आपके जहन में एक प्रश्न आता होगा कि अभी हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो कितनी हो चुकी हैं। तो ये 43 हो चुकी है। और लेटेस्ट कौन सी है? 43 नंबर की मोइदम है, जो आपको मिलेगा असम में। ये वहाँ के अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है मोइदम। बाकी और भी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। भारत के पहले विश्व धरोहर स्थल कौन से थे और इससे पहले 42, 41, 40 नंबर के कौन से, आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक और प्रश्न याद रख लो, ये एग्जाम के लायक प्रश्न है कि अभी भारत ने पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 नंबर के सेशन की अध्यक्षता की थी नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में छठी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ महतो। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ही हैं ये रविंद्रनाथ महतो, जिनको अभी छठी झारखंड विधानसभा के लिए फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पिछली वाली 5वीं झारखंड विधानसभा के भी ये अध्यक्ष थे। तो आप कह सकते हो लगातार 2 कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले वो यहाँ के पहले व्यक्ति हैं। वैसे 2 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष तो इंदर सिंह नामधारी भी रह चुके हैं, पर वो लगातार नहीं रहे, अलग अलग कार्यकाल के लिए रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो इनका नाम ध्यान रखना यहाँ पे। ऑप्शन में अगर आप चलोगे तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी इनका पूरा नाम है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड बने थे अरविंदर सिंह साहनी, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने। और विक्रम देव दत्त कोयला सचिव ये बने थे। अब देखो, आज मैं आपको महाराष्ट्र लेकर के गया, राजस्थान लेकर के गया, और झारखंड नहीं लेकर के जाऊंगा तो झारखंड वाले स्टूडेंट्स बुरा मान जाएंगे। तो ले चलता हूँ आपको झारखंड। ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल रांची हो गई। मुख्यमंत्री फिर से बने हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल का और पुष्प है पलाश का फूल। लोक नृत्य में छऊ पाई का बड़ा फेमस है। त्योहार सरहुल हो गया, कर्मा पूजा हो गया, श्रावणी मेला हो गया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद है और सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको रांची झारखंड में मिलेगा। कुछ यहाँ से भी हम प्रश्न देख लें करंट अफेयर्स के। तो भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना ये शुरू हुई झारखंड में। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना यहाँ शुरू हुई। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू हुई। वृद्धावस्था पेंशन की जो एज है वो 60 से घटा के 50 कर दिया। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी थी अमीर महतो। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता था, इसमें हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये मिलते हैं, बढ़ गए अभी पैसे। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये झारखंड में है। और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ये शुरू किया गया था हजारीबाग झारखंड से। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? स्पेस फील्ड बंगलुरु का स्टार्टअप है। अच्छा, ये झारखंड में बंगलुरु कहाँ से आ गया भाई? ये गलती से यहाँ डल गया। बाकी अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ था वहीं पे हमारे जो मोदी जी उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहरई पेंटिंग भेंट की थी। ये सोहरई पेंटिंग पूछा जा सकता है कहाँ की? झारखंड की, याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर बाकी सेशन एंड होने वाला है, उससे पहले बता दूं जिनको नहीं पता, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ और क्विज मिल जाता है आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ में भी मिल जाता, टेलीग्राम पे भी मिल जाता है। मॉर्निंग में एप्लीकेशन पे आ जाता है और इवनिंग तक टेलीग्राम पे आ जाता है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, जैसे जिन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होती है, जैसे वीडियो लेंदी हो गया तो कहते हैं कि नहीं वीडियो छोटा कर दो, अपनी दिक्कत तो आप बता देते हो, मैं उसका समाधान भी आपको बता देता हूँ, जैसे आज बताया। जैसे दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए इस तरह का समाधान बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे फिर भी पता है वो स्टूडेंट्स अभी भी मुझसे खफा रहेंगे, लेकिन कम से कम वो स्टूडेंट्स जिनको रिवीजन पसंद है उनके लिए मैं रिवीजन लेकर के आ रहा हूँ। आपके कारण वो दूसरे वाले बच्चे मुझसे खफा भी रह रहे हैं, तो कम से कम यार आपसे तो उम्मीद कर सकता हूँ। वो अगर नाराज है तो आप लोग तो साथ दो, वीडियोस को सपोर्ट करो यार। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करा करें। मजाक कर रहा हूँ, वैसे कोई खफा नहीं है, कोई नाराज नहीं है। मैं तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो रिक्वेस्ट है
दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में अपने वीडियोस को जरूर शेयर करा करें, लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सीरिया में अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो उत्तर होगा मोहम्मद अल बशीर। और आपको तो याद होगा या आपने सुना होगा, अभी काफी चल रहा है सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी, और अभी वहां पे एक विद्रोही जिहादी संगठन है HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम, जिसके विद्रोहियों ने अभी सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क उस पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद के 5 दशकों की शासन को समाप्त कर दिया। उसके बाद आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे अगर देखा हो तो सुना होगा कि बशर अल असद सीरिया छोड़कर के भाग गए, रशिया चले गए। वो रशिया ने उनको अपनी शरण में रख लिया, क्योंकि अभी तक रशिया ही इसको सपोर्ट कर रहा था, इसका समर्थक रहा है। तो अब उनके जाने के बाद मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। सीरिया की बात करें, या आप मैप में देख सकते हैं सीरिया, आपको तो जरूर याद होगा इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर रखा है, जो अक्सर चर्चा में रहता है। कैपिटल दमिश्क होती है, इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। करेंसी है सीरियन पाउंड। तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। और देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ एंड में इनके जो 1 लाइन रिवीजन वाला जो मैं वीडियो लेकर के आता हूँ सुपर फास्ट रिवीजन, वो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे, उनको बिल्कुल मिस मत करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी 2024 WTA वर्ष की बेस्ट प्लेयर चुना गया आर्याना सबालेंका को। फिर पूछा जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 जीता शाजी एन करुण। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। और भारतीय नौसेना में INS तुशील को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया? रशिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? जोधपुर। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 कहां पर हुए? मलेशिया। BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवजीत सेकिया। 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया भारती कोहली को। 9 साल की उम्र में 67 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बने? आर्यत कपिल। और आखिरी प्रश्न था किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का निधन हो गया? तो कर्नाटक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।